अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ फर्स्ट ईयर फिज़िक्स, मोशन एंड फोर्स, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम 3.1 टू 3.5 न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। तो आपके सामने डिस्प्ले पर है क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3.1। मार्क कर लें, लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट है, अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट इज़ एट अ हाइट ऑफ 156.8 मीटर अबव द ग्राउंड। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड। हाउ लॉन्ग डज द स्टोन टेक टू रीच द ग्राउंड? तो स्टूडेंट, अगर मैं आपको इसकी स्टेटमेंट आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ तो आप सपोज़ करें कि एक हेलीकॉप्टर जो है असेंडिंग वर्टिकली मीन के वो अपवर्ड मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से? 19.6 मीटर पर सेकंड से। और जब वो 156.8 मीटर हाइट पर जाता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वहाँ से एक स्टोन ड्रॉप किया जाता है। आपने ये बताना है कि उस स्टोन को ग्राउंड तक पहुँचने पर कितना टाइम लगा। अब इनिशियली जो हेलीकॉप्टर है वो ग्राउंड पर था, स्टोन भी ग्राउंड पर था। तो सबसे पहले तो हेलीकॉप्टर अपवर्ड मूव किया, तो हेलीकॉप्टर के साथ साथ स्टोन भी कहाँ मूव करता रहा? अपवर्ड। अब अपवर्ड करते करते एक पॉइंट ऐसा आया 156.8 मीटर के बाद कि हेलीकॉप्टर रुका। तो हेलीकॉप्टर भी रेस्ट में आ गया, स्टोन भी रेस्ट में आ गया। वहाँ से फिर हमने डाउनवर्ड स्टोन को थ्रो किया। अब आपने ना दो पार्ट्स में इस न्यूमेरिकल को डिवाइड कर लेना है। देखिए, मैंने लिखा है सोल्यूशन में, व्हेन द स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द वर्टिकली राइजिंग हेलीकॉप्टर इट हैज़ इनिशियल मोमेंटम डायरेक्टेड अपवर्ड। क्यों? क्योंकि भाई इनिशियली स्टोन फेंकने से पहले हेलीकॉप्टर अपवर्ड मूव कर रहा था, तो उसके साथ स्टोन भी अपवर्ड मूव कर रहा था। तो इट मूव अपवर्ड्स इनिशियली, फिर मैंने बताया कि कम टू रेस्ट आफ्टर रीचिंग द हाईएस्ट पॉइंट एंड मूव डाउनवर्ड अंटिल इट रीचेस द ग्राउंड। तो इनिशियली स्टोन कहाँ गया? अपवर्ड, फिर रेस्ट में आया। उसके बाद 156.8 मीटर के बाद वो दोबारा जो है डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर हमने दो टाइम स्टूडेंट कैलकुलेट करने, एक टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच द मैक्सिमम हाइट T1, और एक है जी हमारे पास T2, जो कि टाइम मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच द ग्राउंड लेवल फ्रॉम मैक्सिमम हाइट। अगर मैं ये दो टाइम निकाल लेता हूँ, इन दोनों टाइम को ऐड करके मुझे अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो पहला केस है अपवर्ड जर्नी का। जब हेलीकॉप्टर अपवर्ड मूव कर रहा था तो स्टोन भी अपवर्ड मूव कर रहा था। याद रखिएगा स्टूडेंट कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 19.6 मीटर पर सेकंड। तो अपवर्ड मूव करता रहा, 156.8 मीटर पर जाकर रुका, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? फाइनल वेलोसिटी केस 1 में 0 हो गई। अब अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव है, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, डिस्टेंस कितना है? 156.8 मीटर। तो हम क्या करेंगे? अप्लाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए T1 मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि T1 हमारे पास क्या है जी? टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट तक तो टाइम लगा। तो देखें, सिंपल है, वैल्यूज पुट की है। वी एफ 0 था, वी आई 19.6, ए जो है वो जी से रिप्लेस हो गया, -9.8 इंटू टी। सिंप्लीफाई करेंगे तो T1 आ जाएगा 19.6 डिवाइडेड बाई 9.8 विच इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड। तो जब हेलीकॉप्टर अपवर्ड मूव किया, स्टोन अपवर्ड गया, तो कितना टाइम लगा? 2 सेकेंड। अब हमने देखना है कि डाउनवर्ड जाते हुए कितना टाइम लगा, तो फिर हम टोटल टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। सो नाउ स्टूडेंट, द स्टोन आल्सो कवर सम डिस्टेंस वाइल राइजिंग अपवर्ड विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एज 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस V1 स्क्र वी आई स्क्र। तो ऐसा हम एक्चुअली स्टूडेंट इसलिए कर रहे हैं कि इनिशियली जो है वो हेलीकॉप्टर अपवर्ड मूव कर रहा था, तो स्टोन हेलीकॉप्टर के अंदर था। इसका मतलब है स्टोन भी अपवर्ड मूव कर रहा था, तो स्टोन ने अपवर्ड भी कोई ना कोई डिस्टेंस कवर किया। कितना किया चेक करते हैं। 2a(s1) इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। 2a अगेंस्ट द ग्रेविटी -9.8, s1 कैलकुलेट करना है, वी एफ 0 है और वी आई है 19.6 स्क्र। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा S1 का 19.6 मीटर। तो भाई स्टोन ने जो अपवर्ड डिस्टेंस कवर किया वो कितना था? 19.6 मीटर, जब हेलीकॉप्टर जो है वो सेंडिंग वर्टिकली अपवर्ड जा रहा था स्टोन को कैरी करके। तो
अब डाउनवर्ड जर्नी में आपने ये बड़ा ट्रिकी पॉइंट है, याद रखना है कि टोटल हाइट बिफोर डाउनवर्ड जर्नी किसके बराबर होगी, इनिशियल हाइट प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन मूविंग अपवर्ड। तो यहाँ पर मैंने S2 मेंशन किया है, S2 होगा S प्लस S1। S ऑलरेडी गिवन था हमें 156.8, S1 हमने कैलकुलेट किया 19.6। तो टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल हाइट बिफोर डाउनवर्ड जर्नी वो कितनी बनी, 176.4 मीटर। तो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। तो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, इससे डिस्टेंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अलबत्ता डिस्प्लेसमेंट को पड़ता है। ये मैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक में डिटेल से क्लियर कर चुका हूँ। तो इसलिए डिस्टेंस पॉजिटिव होगा हमेशा, तो हमने दोनों डिस्टेंस ऐड कर लिए। जितना डिस्टेंस असेंडिंग हेलीकॉप्टर को ऊपर जाने में लगा स्टोन कैरी करते हुए, और जितना डिस्टेंस उसे डाउनवर्ड ग्राउंड तक का फासला तय करते हुए लगा, तो मैंने दोनों ऐड कर लिए। फासले जो हैं वो कितने बन गए, फाइनल S2 डिस्टेंस 176.4 मीटर। सो नाउ वी विल कंसीडर द टॉप पॉइंट एज अ इनिशियल पॉइंट। अब आप सपोज करें कि हेलीकॉप्टर जो है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे रुका हुआ है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और स्टोन अब डाउनवर्ड गिर रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव है, इज इक्वल टू G 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच ग्राउंड लेवल फ्रॉम मैक्सिमम हाइट वो है T2। तो हम सिंपली अप्लाई करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S2 इज इक्वल टू VI T2 प्लस 1/2 G T2 स्क्वायर, ठीक है। T2 हम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं। तो S2 हमने पुट कर दिया 176.4 इज इक्वल टू VI 0 था, तो ये फैक्टर 0 प्लस 1/2 G की जगह 9.8 और T2 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो T2 स्क्वायर आएगा 36 और 36 6 का स्क्वायर होता है, अंडर रूट अप्लाई करने के बाद T2 आ जाएगा 6 सेकेंड। तो दोबारा बता दूँ कि जब हेलीकॉप्टर असेंडिंग वर्टिकली अपवर्ड मूव करता रहा, तो हमारे पास जो टाइम लगा वो कितना लगा, 2 सेकेंड। फिर जब हमने स्टोन को डाउनवर्ड थ्रो किया तो टाइम कितना लगा, 6 सेकेंड। तो टोटल टाइम टेकन बाय स्टोन जो है वो कितना होगा, 2 + 6 यानी कि T1 + T2 दैट्स इक्वल टू 8 सेकेंड। तो ये था बच्चों हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है जी। तो सेकेंड वन है जी हमारे पास क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3.2। Using the following data, draw velocity time graph for a short journey on a straight road of a motorbike। हमें जो है जी वो डाटा दिया हुआ है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में गिवन है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं इस कॉलम में हमारे पास जो है कि जब वेलोसिटी 0 है, टाइम भी 0 है। कॉलम्स अगर आप देखें तो जब वेलोसिटी 10 है तो टाइम हमारे पास क्या है, 30 है, तो ये सेकंड्स में, ठीक है। और 60 सेकंड बाद वेलोसिटी 20 है, 90 सेकंड बाद 20 है, 120 बाद भी 20 है, 150 बाद भी 20 है, बट 180 के बाद दोबारा रेस्ट में आ गया 0 है। तो हम करेंगे क्या, हम एक स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है जी। आपको पता है स्पीड टाइम ग्राफ में वाई एक्सिस पे स्पीड आ जाएगी और जो हमारे पास एक्स एक्सिस है उस पर हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो हमने जो है ग्राफ प्लॉट कर लिया है। अगर आप चेक करें तो देखें कि 60 जो सेकंड्स हैं वहाँ पर जो स्पीड है वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और 150 पर भी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। और 180 पर स्पीड जो है वो फिर क्या हो गई, 0, और 0 पर भी स्पीड क्या है, 0। तो इस डाटा के अकॉर्डिंग हमने ये ग्राफ प्लॉट कर लिया और ये एक ट्रेपीजियम बन रहा है, ठीक है। ट्रेपीजियम जो है वो हमारे पास इस तरह की शेप होती है जिसमें 2 साइड्स पैरेलल हो, 2 साइड्स पैरेलल ना हो, या आप इसको डिवाइड कर लें डिफरेंट शेप्स में, जैसा कि यहाँ पर डिवाइड किया गया है, लाइंस ड्रा की गई हैं। एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, और एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। मैं सारा ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप देखें तो उसने डिमांड की है कि यूज़ द ग्राफ टू कैलकुलेट ए द इनिशियल एक्सेलरेशन, बी द फाइनल एक्सेलरेशन, सी द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मोटरसाइकिल। तो एक्चुअली हमने इस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करते हुए टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो एरिया हम इन तीनों शेप्स का कैलकुलेट करेंगे, उन्हें ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। अच्छा, अब इनिशियल एक्सेलरेशन और फाइनल एक्सेलरेशन है तो इंतहाई आसान। अगर बात करें इनिशियल एक्सेलरेशन की तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है
और ए पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। तो एक्सेलरेशन जो है वो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वी एफ माइनस वी आई ओवर टाइम। कितना टाइम लगा है? 60 सेकेंड। तो अब आप देखें कि सोल्यूशन, द मोटर बाइक एक्सेलरेटेड फ्रॉम ओ टू ए विच कैन बी मेजर्ड बाय टेकिंग द स्लोप ऑफ लाइन ओ ए। स्लोप होता है राइज ओवर रन, ठीक है। सो टाइम टेकन बाय मोटर बाइक टू रीच ओ टू ए, वो सिंपली T1 मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, इंटरवल आप देख भी रहे हैं कि ए पॉइंट तक कितना टाइम लगा है? 60 सेकेंड। 60 माइनस 0 60 सेकेंड, ठीक है। तो वेलोसिटी एट पॉइंट ओ इनिशियली रेस्ट पे था तो 0 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी एट पॉइंट ए वो हमारे पास है स्टूडेंट 20 मीटर पर सेकेंड। ये ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। सो इनिशियल एक्सेलरेशन फ्रॉम ओ टू ए, ए आई इज इक्वल टू वी ए माइनस वी ओ डिवाइडेड बाई T1, या आप इसे वी एफ माइनस वी आई भी लिख सकते हैं। तो 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 60 दैट्स इक्वल टू 0.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सिंपली इनिशियल एक्सेलरेशन आ गई। अब जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है फाइनल एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पर याद रखिएगा, अब जो बी पॉइंट की वेलोसिटी है ये इनिशियल वेलोसिटी है, वी बी भी लिख सकते हैं, वी आई भी लिख सकते हैं। फाइनल केस के लिए कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी कितनी है? फाइनल वेलोसिटी 0 है। अच्छा, एक और बात, टाइम इंटरवल जो है वो हमने बी पॉइंट से सी पॉइंट तक नोट करना है, ठीक है। या ई और बी सेम लोकेशन पर हैं, ई से सी, तो 180 माइनस 150 ये बनेगा 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड में जो है वो वेलोसिटी जो है 20 से क्या हो गई जी? 0 हो गई। तो देखें बी केस में, द मोटर बाइक डी एक्सेलरेटेड फ्रॉम बी टू सी which can be measured by taking the slope of line BC. Time taken by motor bike from B to C, जैसे मैं शुरू में ग्राफ में बता चुका हूँ कि T3 माइनस T2 180 माइनस 150 that's equal to 30 सेकेंड। 180 माइनस 150 is equal to 30 seconds. वेलोसिटी एट पॉइंट बी हमें पता है 20 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी एट पॉइंट सी दोबारा रेस्ट में आ गया तो वी सी इज इक्वल टू 0। अब ये इनिशियल वेलोसिटी है वी बी वाली, और बी सी वाली फाइनल वेलोसिटी है। सो फाइनल एक्सेलरेशन फ्रॉम बी टू सी इज इक्वल टू ए एफ वी सी माइनस वी बी ओवर T3 माइनस T2, या सिंपली आप 30 पुट कर दें इधर, तो 0 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू माइनस 0.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस साइन ये बता रहा है कि रिटार्डेशन है बॉडी की, जो हमारे पास वेलोसिटी है वो चेंज होते होते एक पॉइंट पर आकर 0 हो गई है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और कितनी है जी? माइनस 0.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फाइनली सी जो है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि दो ट्राइंगल एक रेक्टेंगल है ग्राफ में, टोटल डिस्टेंस कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द एरिया बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मोटरसाइकिलिस्ट एस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी ई एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई। सिंपल है, मैं आपको इधर दिखा भी देता हूँ। ये ट्राइंगल है ओ ए डी, फिर है ए डी बी ई रेक्टेंगल, और है फिर बी सी ई अगेन ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है जी। अब मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट केस में ट्राइंगल की हाइट जो है वो कितनी बन रही है हमारे पास, ए पॉइंट पे वैल्यू वेलोसिटी की 20, और ये 0 है तो 20 माइनस 0 20 हाइट बन रही है, ठीक है जी। बेस है 60 माइनस 0 फर्स्ट ट्रायंगल के लिए। इसी तरह सेकंड जो हमारे पास है, इसमें अगर मैं इसकी लेंथ कैलकुलेट करूं तो बनेगी 20 माइनस 0, ठीक है। और जो इसकी विड्थ है वो बनेगी 150 माइनस 60, 150 माइनस 60 तो आंसर आएगा 90, ठीक है। सारा अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आगे मेंशन किया हुआ है मैंने डाटा। ये 150 माइनस 60 90 आएगा, ओके। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ रेक्टेंगल का एरिया देगा। फिर आगे फिर ट्राइंगल है तो फिर 1 यूज़ करेंगे, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस इसकी बनेगी 180 माइनस 150 जो कि आंसर आएगा 30, मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट इसकी बनेगी 20 माइनस 0 यानी कि 20 ही, ठीक है। अब ये सारी डाटा आपको इधर लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। लें जी, एस इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट या एल्टीट्यूड कह लें, रेक्टेंगल के लिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और अगेन आपके पास ट्राइंगल का एरिया।
साइड्स मेंशन है, मैंने अभी बताया कि कितनी कितनी आई हैं, वो सारी लिखी हुई भी आप चेक कर सकते हैं ग्राफ से। एस इज इक्वल टू 1/2 60 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 30 दैट्स इक्वल टू 600 प्लस 1800 प्लस 300। सो फाइनली वी गेट एस इज इक्वल टू 2700 मीटर, या इसे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 2.7 किलोमीटर। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट वन है क्वेश्चन 3.3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अ प्रोटॉन मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड पास थ्रू अ 0.020 सेंटीमीटर थिक शीट ऑफ पेपर एंड इमर्ज विद अ स्पीड ऑफ 2.0 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, assuming uniform deceleration, find retardation and time taken to pass through the paper। अब इस न्यूमेरिकल में वो ये कह रहा है कि स्टूडेंट एक प्रोटॉन है जो एक पेपर से गुजर कर जा रहा है और उस पेपर की थिकनेस कवर करके जाता है, तो वो डी एक्सेलरेट हो जाता है। मीन कि उसकी स्पीड जो शुरू में ज़्यादा थी, बाद में उसकी स्पीड कम हो गई है, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा थी, फाइनल वेलोसिटी कम हो गई है। ठीक है, तो वो आपसे डिमांड ये करता है कि बताएं रिटार्डेशन कितनी प्रोड्यूस हुई। ठीक है, जबकि पेपर की थिकनेस उसने हमें बता दी है, तो इसको आप एस ले लेंगे थिकनेस को। तो देखें इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन वी आई इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन वी एफ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पेपर शीट एस इज इक्वल टू 0.020 सेंटीमीटर, और सेंटी है, सेंटी होता है 10 टू द पावर -2, और 0.20 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2, और एक सेंटी का -2 तो बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4 मीटर। सो बाय अप्लाइंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन कैलकुलेट द रिटार्डेशन। सो देखें 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। सो 2as की वैल्यू पुट कर दी, वी एफ की और वी आई की सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो a मल्टीप्लाई by 4 multiplied 10 to the power -4 is equal to 4.0 multiplied 10 to the power 12 minus 1.0 multiplied 10 to the power 14। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो राइट साइड पर बनेगा -9.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 13, और ये जो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4 है सीधा डिवाइड कर देंगे, जैसे कि नेक्स्ट स्टेप पर आपको नज़र आ रहा है। तो डिवाइड करने के बाद कैलकुलेटर का इस्तेमाल आप अब बेहतर जानते हैं। ठीक है, तो a इज़ इक्वल टू -2.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतनी रिटार्डेशन जो है जी हमारे पास डी एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन वो आ जाएगी, और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो पॉजिटिव होगा 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक तो हमने रिटार्डेशन कैलकुलेट कर ली। दूसरा उसने कहा था टाइम टेकन टू पास थ्रू द पेपर। टाइम अब हमने कैलकुलेट करना है, तो टाइम के लिए फर्स्ट इक्वेशन सुटेबल है। तो टाइम टेकन बाय प्रोटॉन टू पास थ्रू द शीट कैन बी कैलकुलेटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सो वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी, टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर ए। सो वी एफ इज इक्वल टू 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 माइनस वी आई जो है जी वो हमारे पास आ जाएगा 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन। ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वी एफ वी आई की गिवन थी, एक्सेलरेशन कैलकुलेट की है, वो भी नेगेटिव पुट कर दी रिटार्डेशन। तो ऊपर भी वैल्यू नेगेटिव आएगी, नीचे भी नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल होंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो टाइम आ जाएगा 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -11 सेकेंड। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, मार्क कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर पेपर में पूछा जाता है जी, लॉन्ग क्वेश्चन में काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है। 3.4 टू masses M1 and M2 are initially at rest with a spring compressed between them. What is the ratio of magnitude of their velocity after the spring has been released? अब स्टूडेंट शुरू में वो बता रहा है कि दो जो है मैसेज है M1 और M2, इनिशली वो रेस्ट में है। अगर वो इनिशली रेस्ट में है तो मैं पूछूँ उनका मोमेंटम क्या होगा इनिशली, तो आप कहेंगे सर ज़ीरो होगा क्योंकि वो रेस्ट में है। M1 की वेलोसिटी V1 भी ज़ीरो होगी, V2 भी ज़ीरो होगी, तो भाई ये देखें टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ज़ीरो ही है। ठीक है, लेकिन स्प्रिंग को क्या किया हुआ है, कंप्रेस्ड। अब वो डिमांड ये कर रहा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड of their velocities after the spring has been released। ठीक है,
एक्चुअली वो हमसे पूछना ये चाह रहा है कि ये V1/V2 की क्या रेशो होगी। अब इस डायग्राम को देखें सबसे पहले तो ये है बिफोर रिलीजिंग, स्प्रिंग को जब कंप्रेस किया हुआ है। फ़िलहाल M1 भी रेस्ट पे, M2 भी किस पे है, रेस्ट पे है। ये जो ऑब्जेक्ट है इनका मैस M1 है और M2 है, इसकी वेलोसिटी V1 0 है, इसकी वेलोसिटी V2 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, 0। अब जो ही हम स्प्रिंग को रिलीज़ करेंगे तो स्प्रिंग जो है हमने इसको कंप्रेस किया हुआ था, तो मैसेज जो है ये ओपोजिट मूव करेंगे, ठीक है। M1 की वेलोसिटी V1 होगी, M2 की वेलोसिटी V2 होगी, बट ओपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो M1 का मोमेंटम जो है वो होगा M1 V1 और M2 का मोमेंटम होगा M2 V2, बट इनकी डायरेक्शन ओपोजिट होगी, तो हम एक को किसी को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो यहाँ सिंपली मैं ये कह सकता हूँ कि M2 वाला पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है, कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर हम यूज़ करें, और M1 वाला नेगेटिव की तरह, तो सपोज कर लें M1 वाला नेगेटिव ले लेते हैं, तो M1 वाले का मोमेंटम होगा -M1 V1 और M2 वाले का मोमेंटम होगा M2 V2, ठीक है। तो देखें बोथ मैसेज आर इनिशियली एट रेस्ट विद स्प्रिंग कंप्रेस बिटवीन दैम। When the spring is released, both masses move in opposite direction. Assume that M1 moves towards the left with velocity V1, while M2 move towards the right with velocity V2. Okay, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। We can apply law of conservation of linear momentum. Total initial momentum of a system 0, क्योंकि दोनों मैसेज रेस्ट पर थे। फिर टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, अब जो M1 वाला है वो लेफ़्ट साइड पे मूव किया नेगेटिव एक्सिस की तरफ, तो उसका मोमेंटम होगा -M1 V1, और M2 वाला जो है वो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ मूव किया, तो उसका मोमेंटम होगा M2 V2, फाइनल मोमेंटम आ गया। सो वेलोसिटीज टुवर्ड्स द राइट आर कंसीडर्ड एज द पॉजिटिव, ये मैंने शुरू में ही बता दिया कि जिनकी वेलोसिटी पॉजिटिव एक्सिस की तरफ होगी वो पॉजिटिव लेंगे, जिनकी नेगेटिव एक्सिस की तरफ होगी वो नेगेटिव लेंगे, एंड वाइस वर्सा लिखा हुआ है। वी कैन अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो क्या है जी, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए आइसोलेटेड सिस्टम का बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है जी। तो देखें टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम आफ्टर रिलीजिंग एंड टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम बिफोर रिलीजिंग। बिफोर रिलीजिंग 0 था, आफ्टर रिलीजिंग हम क्या लिखाएंगे, -M1 V1 प्लस M2 V2, माइनस वाले को इधर ले जाएंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, या V1/V2 की जो रेशो है वो हमारे पास आ जाएगी M2/M1। बच्चों इंतहाई आसान, यहाँ से आप कंसेप्ट देख भी सकते हैं। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू MV। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो हम ये कह रहे हैं ना कि MV का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इट्स मीन कि हम ये कह रहे हैं कि मैस और वेलोसिटी का इन्वर्स रिलेशन है। ज़्यादा मैस की वेलोसिटी कम होगी और कम मैस की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3.5, आज के लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल है जी ये। एन अमीबा। अब स्टूडेंट्स अमीबा जो है जी ये हमारे पास बायोलॉजिकल टर्म है, बायोलॉजी में इस्तेमाल होता है। आप इतना याद रखिएगा कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म हमारे पास होता है, ठीक है जी, और ये जस्ट लाइक अ टाइनी कलरलेस जेली की तरह है, ठीक। इतना बस आप फिलहाल याद रखिएगा, जिसका मैस है 1.0 × 10⁻12 kg, propels itself through a water by blowing a jet of water through a tiny orifice. Orifice mean hole. The amoeba eject water with a speed of 1.0 × 10⁻4 meter per second at the rate of 1.0 × 10⁻13 kg per second। अभी kg per second याद रखिएगा स्टूडेंट, यूनिट है m/t का, मैस पर यूनिट टाइम का। Assume that the water is being continuously replenished so that the mass of amoeba remains the same। ओके, मैस जो है जी वो रिमेन सेम है। अब पार्ट ए है, इफ़ देयर वर नो फोर्स ऑन अमीबा अदर देन द रिएक्शन फोर्स कास्ट बाय द इमर्जिंग जेट, व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ अमीबा। अमीबा की एक्सेलरेशन पूछी गई है पार्ट ए में। इफ़ अमीबा मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रू वाटर, व्हाट इज़ द फोर्स सराउंडिंग वाटर ऑन द अमीबा। ओके जी, तो ये दो चीज़ें फोर्स और एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट करनी है। तो सॉल्यूशन में देखें, मैस ऑफ अमीबा गिवन था 1.0 × 10⁻12 kg, स्पीड ऑफ इजेक्टिंग वाटर जेट 1.0 × 10⁻4 मीटर पर सेकेंड, ओके।
मैस फ्लो रेट ऑफ वाटर फ्रॉम जेट या मैस पर सेकंड जिसे हम कहते हैं m/t। अब यहाँ ख्याल कीजिएगा ये m/t टर्म है और मैस ऑफ अमीबा मैंने कैपिटल M लिया है तो स्मॉल m यहाँ पर m/t है, मैस पर यूनिट टाइम। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो पार्ट ए है एक्सेलरेशन ऑफ अमीबा। स्पेशली यहाँ हमने रॉकेट की इक्वेशन यूज़ की है, ये हम रॉकेट में डिटेल में पढ़ कर आए हैं। ए इज़ इक्वल टू mv/कैपिटल M। अब यहाँ पर ये स्मॉल m दोबारा बता दो, मैस पर सेकंड है जैसा कि मेंशन है, तो तमाम वैल्यूज़ हम पुट कर लेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी 1 × 10⁻⁻⁵ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट पार्ट बी, फोर्स ऑन द अमीबा। अब फोर्स ऑन द अमीबा स्टूडेंट हम सिंपली न्यूटन सेकंड लॉ भी लगा कर यूज़ कर सकते हैं। तो F इज़ इक्वल टू m में होता है, तो मैस है 1.0 × 10⁻⁻12 और हमने जो एक्सेलरेशन कैलकुलेट की है वो है 1.0 × 10⁻⁵ या तो आप इस मैस को इस एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर लें तो भी यही आंसर आएगा, या जैसा कि मैंने यहाँ किया है। अब F इज़ इक्वल टू mv। अब बच्चे कहेंगे सर ये तो आपने गलत लिखा हुआ है, P इज़ इक्वल टू mv होता है। और नहीं भाई शहजादो, याद रखना है यहाँ पर ये मैस नहीं है, ये मैस पर सेकंड है। एक्चुअली ये m/t है, तो ये mv/t बन रहा है, न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम। तो ये अगर आप ये वाली वैल्यू पुट करेंगे ना, फिर मैस फ्लो रेट ऑफ वाटर ये वाली वैल्यू, तो फिर आप इसको सिंपली v से मल्टीप्लाई कर दें तो भी आंसर यही आएगा, या इस कैपिटल M को इस एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दें तो भी आंसर यही आएगा, F इज़ इक्वल टू 1.0 × 10⁻⁻17 न्यूटन। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वीडियो पसंद आई तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।